हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल DMCT मैथमेटिक्स। आज हम लोग मैथ के अगले लेक्चर में कुछ सर्किल का और आगे का थ्योरी देखेंगे। ठीक है, प्रीवियस एक दो क्लास में हम लोग थ्योरी देख चुके हैं। आज हम लोग स्टडी करेंगे कि सपोज ये हमारा कोई सर्किल दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है? सर्किल दिया हुआ है। सपोज इसका इक्वेशन दिया हुआ है fx और ये हम मान लेते हैं x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। यानी कि क्या है? फंक्शन ऑफ fxy ले सकते हैं। यहाँ पर fxy क्या है मान सकते हैं, xy का फंक्शन है। तो यहाँ पर अब एक बात ये आती है कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई गिवन पॉइंट, कोई पॉइंट यदि मैं बोल दूं कि सपोज 2 3 5 4, वो पॉइंट सर्किल के बाहर होगा कि सर्किल के अंदर होगा कि ऑन द सर्किल होगा, इस चीज को हम कैसे डिसाइड करेंगे? क्लियर है? तो हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, ले लिया पॉइंट हमारा, यहाँ पर ले लिया क्या, एक पॉइंट ले लेते हैं P x1 y1। अब हमें पता करना है कि क्या ये गिवन पॉइंट सर्किल पर है कि सर्किल के अंदर है कि सर्किल के बाहर है। इसको हम कैसे जज करेंगे? तो इसके लिए सिंपली हमें करना क्या होगा कि जो भी पॉइंट पूछा जाएगा बच्चों, उसको हमें गिवन इक्वेशन में पुट कर लेना है। ठीक है, पहले मैं समझा देता हूँ। जो भी पॉइंट पूछा जाएगा कि उसका प्रेजेंटेशन कहाँ पर है, वो कहाँ प्रेजेंट हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस गिवन पॉइंट को हम इक्वेशन ऑफ सर्किल में पुट करेंगे। यदि पुट करने के बाद LHS इक्वल टू RHS, दैट मीन्स यहाँ पर 0 के बराबर आ जाएगा, तो हम बोलेंगे कि वो पॉइंट जो है सर्किल पर ही कहीं ना कहीं वो लाई कर रहा है। क्लियर है? केस नंबर 2, यदि पुट करने के बाद इसका मान जो है पॉजिटिव में आ जाए, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो ग्रेटर देन 0 केस में क्या होगा कि वह जो पॉइंट है सर्किल के बाहर लाई करेगा। और थर्ड केस में यदि इसका मान लेस देन 0 आता है, दैट मीन्स ये पॉइंट कहाँ होगा, इनसाइड द सर्किल होगा। क्लियर है? दैट मीन्स हमें बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो हम पॉइंट F लिए हैं, यदि हम यहाँ पर F हमें चेक करना है x1 y1 के लिए, तो यदि हम यहाँ पर जहाँ x और y है वहां पर हम पुट कर दें x1 y1, और ये यदि इसमें पुट करने के बाद ये क्या आ जाए, इक्वल टू 0 आ जाए, तो हम क्या कहेंगे, हम यहाँ पर इसका निष्कर्ष ये निकालेंगे। इसका निष्कर्ष ये निकला कि जो पॉइंट है, पॉइंट P x1 y1 सर्किल पर है, सर्किल पर है, यानी कि ऑन द सर्किल, ऑन द सर्किल बोल सकते हैं। क्लियर है? चलिए दूसरा केस क्या हो सकता है बच्चों कि यदि ये पॉइंट पुट किए P हम फंक्शन में पुट किए x1 y1 पुट किए और इसका मान ग्रेटर देन 0 आ गया। क्या आ गया? ग्रेटर देन 0 आ गया। तो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि जो पॉइंट हमारा ये आउटसाइड ऑफ सर्किल लाई कर रहा है, यानी कि पॉइंट P x1 y1 लाई आउटसाइड ऑफ सर्किल, है ना? यानी कि इसको बोल सकते हैं क्या, दैट मीन्स ये कहां लाई कर रहा है, सर्किल के बाहर है, ये बोल सकते हैं सर्किल के बाहर है। क्लियर है? और यहां पर हम केस थर्ड ले लेते हैं कि यदि हमारा पॉइंट x1 y1 जो है वह क्या हो जाए, लेस देन 0 हो जाए। लेस देन 0 दैट मीन्स ये हो जाएगा, यहां से हमें कंक्लूजन मिलेगा कि जो पॉइंट है वह सर्किल के अंदर है। पॉइंट x1 y1 सर्किल के, यानी ब्रिक के सर्किल के अंदर होगा। क्लियर है? तो आप लोग पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसको किसी एग्जांपल के थ्रू समझाने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए यहां तक हो गया। अब हम इसको आगे की तरफ चलते हैं। जैसे हम इसको रफ कर दें और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, यहाँ हटा देते हैं। ठीक है, अब इसको भी हटा लें यहाँ से। एक एग्जांपल का क्वेश्चन ले लेते हैं हम। क्वेश्चन ले लिए, क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं कि ये दिया हुआ है और इसका हम इक्वेशन का नाम देते हैं क्या, x² प्लस y² इक्वल टू 25। सपोज ऐसे ले लिए। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना होगा, पहले हमें इसको एक साइड लेकर आना होगा। ठीक है, x² प्लस
वाई स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0। ये क्या हुआ, ए ब्रेक का इक्वेशन हो गया। अब यदि कोई क्वेश्चन में पूछ दे कि बताइए पॉइंट 34 जो है वह कहां पर है, 34 जो है वृत्त के अंदर होगा कि वृत्त के बाहर होगा कि वृत्त पर होगा, तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, 34 पहले पुट कर लेंगे, यानी x का मान 3 y का मान 4, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0, यानी कि 9 प्लस 16 माइनस 25 कितना आ गया, ये 0 आ गया। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, ये जब 0 आ गया तो हम देखे थे कि जब हमारा पॉइंट x1 y1 पुट करने पर ये 0 आ जाता है तो वो कहाँ पर होता है पॉइंट, वो हमारा पॉइंट होता है सर्किल पर ही होगा, यानी कि कहाँ पर होगा, ऑन द सर्किल, यानी कि जो पॉइंट है कहीं इस पर होगा, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ पर, मतलब कहीं जहां भी होगा इस सर्किल पर ही लाई करेगा। क्लियर है? चलिए दूसरा के यहाँ से एग्जांपल ले लेते हैं, हमको बताना है। दूसरा केस में यहाँ से हम ले लेते हैं 3, 6, ये पॉइंट कहाँ पर होगा, सर्किल के अंदर है कि सर्किल के बाहर है कि ऑन द सर्किल है। कैसे चेक करेंगे, कुछ नहीं करना है, इस पॉइंट को सर्किल के इक्वेशन में पुट कर लेना है। चलिए ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर और माइनस 25, ये हो जाएगा 9 प्लस 36 माइनस 25 कितना आ जाएगा, 36 और 9 45 माइनस 25 और इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 20। तो ये क्या आ गया, जो ये आ गया हमारा, यानी कि क्या है, f x1 y1 है, तो ये तो 0 के बराबर है नहीं, ये 0 से छोटा भी नहीं है, ये क्या है, यह है ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 से बड़ा है। तो हम ये क्या बोलेंगे कि जो 3 और 6 पॉइंट है वह सर्किल के बाहर होगा, दैट इज यहाँ से कंक्लूजन निकला पॉइंट 36 वृत्त के बाहर होगा। कहां पर होगा, ये वृत्त के बाहर होगा। क्लियर है? चलिए यहां तक कल इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए मेरे क्वेश्चन और ले लेते हैं यहाँ से। चलिए हम यहाँ से अगला क्वेश्चन लेते हैं कि जैसे अब हमें नेक्स्ट पॉइंट पर हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि हम कैसे पता करेंगे कि दो वृत्त एक दूसरे को टच कर रहा है। ठीक है, दो वृत्त क्या कर रहा है, एक दूसरे को टच कर रहा है, या फिर दो वृत्त एक दूसरे का क्या कर रहा हो, कट कर रहा हो। कैसे पता करेंगे, एक क्वेश्चन में दिया रहेगा कि सिद्ध करिए कि दो वृत्त एक दूसरे को टच कर रहा है, या फिर दो वृत्त क्या कर रहा है, एक दूसरे को कट कर रहा है, या फिर दो वृत्त क्या है, एक दूसरे के अंदर है, इनसाइड है, या तो केस थर्ड ये भी हो सकता है, कुछ ऐसे भी हो सकता है कि एक जो वृत्त होगा और दूसरे वृत्त के अंदर होगा। तो इस चीजों को हम कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो है अब हम यहाँ पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसको मैं फिर से रफ करके 3 पार्ट में बांट दे रहा हूं। चलिए हम यहां से देखते हैं, इसको हम 3 पोर्शन में ले लेते हैं। 3 पोर्शन हमने क्या किया, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पहला ले लिया कि जब दो वृत्त एक दूसरे को, जब दो वृत्त एक दूसरे को एक्सटर्नल टच करे, यानी कि बाह्यतम यानी कि एक्सटर्नल टच करे, उस समय क्या होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक वृत्त हमने बना लिया, ठीक है, और इसको टच होते हुए हमने क्या किया, एक वृत्त और बना लिया, एक वृत्त हमने क्या किया, एक वृत्त हम यहाँ पर और बना लिए। क्लियर है? अब यहां से हम देखते हैं, सपोज इसका इक्वेशन होगा अलग अलग। सपोज करिए इसका इक्वेशन हमने दे दिया, ये क्या है, ये हमारा इक्वेशन है। मान लेते हैं ये हमारा क्या है, वृत्त को हम डिपेंड कर देते हैं यहाँ पर fx1 y1, और इसको हमने क्या ले लिया,
x2y2। ठीक है, ये दोनों क्या हुआ, दोनों हमारा वृत्त का इक्वेशन हो गया। क्लियर है? तो जब x1y1 है तो इस वृत्त का कुछ ना कुछ रेडियस होगा, इसका भी कुछ ना कुछ रेडियस होगा। चलिए हमने मान लिया कि वृत्त 1 का जो है इसका रेडियस कितना होगा, इसका रेडियस हमने ले लिया, सपोज करिए इसका रेडियस हमने ले लिया r1। ठीक है, यानी कि इसका रेडियस हम यहाँ पर लिख देते हैं, माना कि इसका जो रेडियस है वह कितना है, r1 है, और इसका रेडियस सपोज करिए कितना हो गया, r2 है। इसका जो रेडियस है, रेडियस यानी कि r2 जो कितना है, रेडियस इसको हमने मान लिया, ये है कितना, ये है हमारा r2, और इसका सेंटर सपोज हमने मान लिया x1 y1 है, और इसका सेंटर हमने ले लिया x2 और y2 है। ठीक है, इसका सेंटर कितना है, x1 y1, और यहाँ पर सेंटर कितना हो जाएगा, इसका सेंटर इसका हमने मान लिया x2 y2। ठीक है, ध्यान दीजिए ये सब पॉइंट हम मान के चल रहे हैं कि सपोज एक वृत्त है, इस वृत्त का कुछ ना कुछ सेंटर होगा, कुछ ना कुछ रेडियस होगा। सेम कंडीशन यहाँ पर, इसका भी कुछ ना कुछ सेंटर होगा, और यहाँ पर भी कुछ ना कुछ इसका रेडियस भी होगा। ठीक है, x1 y1 है, रेडियस है r1, x2 y2 है, और इसका रेडियस है r2। तो आप बच्चों दिमाग थोड़ा लगाइए कि जब दो वृत्त एक दूसरे को टच कर रहा है तो यहाँ से हम ये चीजें बोल सकते हैं कि दो वृत्त एक्सटर्नली यानी बाह्यतम तभी एक दूसरे को टच करते हुए कहलाएगा जब दोनों सेंटर की बीच की दूरी का जो मान है वह दोनों रेडियस के मान के बराबर हो जाए, है ना। जैसे हम इसका नाम दे दे C1 इस सेंटर का, और इस सेंटर का नाम दे दे C2, है ना। तो ऐसे बोल सकते हैं हमारा C2 दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है, सेंटर यानी कि हमारा दिया हुआ है C1। तो दो वृत्त बाह्यतम टच करने का कंडीशन क्या हो गया, कंडीशन ये हमारा हो गया C1 C2 का जो दूरी होगा वह किसके बराबर होगा, R1 प्लस R2 के। ठीक है, ये हो गया हमारा कंडीशन। ये किसका कंडीशन हुआ बच्चों, एक कंडीशन हुआ व्हेन टू सर्किल टच एक्सटर्नली ईच अदर, है ना। ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा कंडीशन। किसका कंडीशन हुआ, इसका कंडीशन हुआ, इसका कंडीशन हुआ। क्लियर है? चलिए हम केस सेकंड आते हैं। केस सेकंड में हम लोग क्या करेंगे कि हम यहां पर देख लेते हैं कि जब दो ब्रेक एक दूसरे को टच ना करें, जब दो ब्रेक क्या ना करें, एक दूसरे को टच ना करें। यहां पर मैं लिख देता हूं केस 2। केस 2 में लेके चलते हैं हम, जब दो ब्रेक एक दूसरे को टच का मतलब हुआ स्पर्श, स्पर्श न करे, स्पर्श न करे। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूं जब दो ब्रेक एक दूसरे को स्पर्श न करे तो उसका कंडीशन क्या होगा। चलिए हमने मान लिया क्या, ये हमारा वृत्त क्या है, यह मान लिया f x1 y1 है, और इसको हमने क्या मान लिया, इसको हमने मान लिया f x2 y2 है। ठीक है ना, थोड़ा सा मैं गलती, तो चलिए मैं यहाँ पर इसी कर दे रहा हूँ, x1 y1 यहाँ पर भी दे दे रहा हूँ, सिर्फ f2 कर दे रहा हूँ। एक वृत्त हमारा f1 है और एक वृत्त क्या हमारा, एक वृत्त का इक्वेशन दिया हुआ f2 के फॉर्म में, यहाँ पर भी कर देते हैं f2 और यहाँ पे नहीं रहने देते हैं, इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, f1 एक वृत्त का इक्वेशन हुआ, दूसरे वृत्त का इक्वेशन क्या हुआ, f2 हो गया। चलिए इसका हमने सेंटर कुछ मान लेते हैं। सेंटर हमने क्या मान लिया, C1, और C1 का मान हमने दे दिया कितना, सपोज करिए x1 y1 दे दिया, और इसका सेंटर हमने दे लिया C2, इसका नाम दे दिया x2 y2। ये चीज हम मान रहे हैं, कुछ ना कुछ तो सेंटर होगा ही होगा। अब सेंटर क्या होगा, तो हमने दे दिया x2 y2। चलिए इस पॉइंट का नाम हमने क्या दे दिया, सेंटर का नाम दे दिया x2 और y2, और इस सेंटर का नाम कितना है, x1 y1। चलिए रेडियस मान लेते हैं कि इसका जो रेडियस है यहाँ पर r इक्वल टू r1, और इसका रेडियस कितना होगा, r इक्वल टू r2। तो रेडियस दिखा दीजिए यहाँ पर, ये हुआ हमारा r1 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r2। अब बताइए कंडीशन क्या हो सकता है कि जब दो ब्रिक टच किया तो उस समय हम देखें कि दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वह इक्वल होगा रेडियस का योग के।
ठीक है। लेकिन इस केस में क्या होगा, क्या बताइए, जब C1 C2 के बीच का दूरी निकालेंगे हम, C1 C2 के बीच की दूरी, तो वह क्या R1 प्लस R2 के बराबर होगा। आप ऐसे देखिए, C1 C2 के बीच की दूरी इतना है, क्या इसका जो मान है, यदि इसको स्केल से मेजर कर लें, क्या इसका मान R1 और R2 के मान के बराबर होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बीच में एक्स्ट्रा डिस्टेंस इतना बढ़ जा रहा है। दैट मीन्स C1 C2 के बीच की जो दूरी होगी अधिक होगा R1 प्लस R2 से, यानी कि एक ग्रेटर देन होगा। क्लियर है, एक कंडीशन हमारा यहां से बन गया। कंफ्यूज नहीं होना है, जब हम इसके प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर, तो इस टाइप का वहां पर कॉन्सेप्ट यूज होगा, सिर्फ अभी समझते हुए चलना है। क्लियर है, यानी कि दो सेंटर के बीच की दूरी का जो मान होगा वह अधिक होगा एज कंपेयर टू दोनों के त्रिज्याओं के योग से। क्लियर है, एक केस 2 हो गया। केस थर्ड को हम ले लेते हैं, यहाँ पर 2-3 केस और बनेगा। केस थर्ड, चलिए इसको नाम दे दीजिए केस 1, इसको ले लेते हैं केस 1। चलिए केस थर्ड में हम क्या करते हैं, केस थर्ड में हम मान के चलते हैं कि दो वृत्त जो है एक दूसरे को कट कर रहा हो, है ना। जब दो वृत्त एक दूसरे को कट कर रहा हो, इसमें देखते हैं इसका डायग्राम क्या बनेगा और क्या इसमें कंडीशन होगा। चलिए तो पहले दो वृत्त को आप क्या करिए, कट करा दीजिए। एक वृत्त ये हो गया, एक वृत्त ये हो गया। क्लियर है, चलिए इसका हमने नाम दे दिया, क्या, इसका नाम है हमारा F1 x1 y1, और इसका हमने इक्वेशन क्या है, इक्वल टू 0 है, और F2 x1 y1। ठीक है, 0 अंडरस्टूड है, 0 देना जरूरी नहीं है। चलिए इसका सेंटर हम क्या मान लिए, सेंटर C1 सपोज दिया हुआ है इसका x1 y1, और रेडियस कितना है R1। इसका सेंटर मान लेते हैं हम C2 दिया हुआ है बच्चों x2 y2, और रेडियस कितना मान लेते हैं R इक्वल टू R2। चलिए सबका नाम लिख देते हैं यहाँ पर। ये हमारा हुआ x1 y1 जो कि सेंटर है, और ये हुआ हमारा क्या x2 y2 जो कि ये C2 है, ये हमारा C1 है। अब देखिए, अब यहाँ पर जो हमारा C1 रेडियस होगा R1, वो कहाँ से कहाँ तक होगा, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक, क्योंकि पूरा वृत्त ये वाला है ना, ये जो पूरा वृत्त है। ऐसे भी इसको मार्किंग कर देता हूँ एरो बना के, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसको हमने क्या किया, मार्किंग कर दिया। तो जो R1 डिस्टेंस होगा यहां से लेकर यहां तक होगा, इसको हम क्या बोल रहे हैं, R1। क्लियर है, और R2 डिस्टेंस क्या होगा, R2 डिस्टेंस यहां से लेकर इस पॉइंट तक होगा, है ना, जो है ये हो गया हमारा, ये क्या हुआ, ये जो डिस्टेंस हो जाएगा R2 होगा। तो आप बताइए कि जो R1 R2 का जो डिस्टेंस है इस बार C1 C2 के डिस्टेंस से कम होगा कि ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है, C1 C2 के बीच का डिस्टेंस इतना ही है, जबकि R1 R2 का बीच का डिस्टेंस इतना प्लस में इतना, यानी कि ये अधिक हो गया। तो यहाँ पर जो कंडीशन बनेगा, C1 C2 के बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगा, लेस देन होगा, किसके कंपेयर में, R1 प्लस R2 के। क्लियर है, तो ये हमारा 3 कंडीशन यहां से बन रहा है। एक कंडीशन और बनता है, तो उसको हम एज ए क्वेश्चन के रूप में देख लेंगे कि जब एक वृत्त जो है इनसाइड टच करे, यहाँ पर एक्सटर्नली टच कर रहा है, और दूसरा केस में क्या होगा, इसके अंतर में टच करे, तो वहां पर हम क्या करेंगे। तो आई थिंक ये समझ में आया, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। रेडियस का मान दिया रहेगा, R1 R2 दिया रहेगा, क्वेश्चन इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। रही बात C1 C2 कैसे निकालेंगे, तो मैं यहाँ पर नोट करके कहीं लिख दे रहा हूँ ऊपर में कि C1 C2 के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, कोई एक पोर्शन को मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए मैं इसी को रफ कर दे रहा हूँ। हाँ, जैसे सपोज करिए कि C1 का पॉइंट मैं समझा दे रहा हूँ, ये है C1 और इसका नाम दिया हुआ है x1 y1। एक पॉइंट हमारा क्या C2, इसका है कितना x2 y2। तो यदि आपको C1 C2 के बीच की दूरी निकालना होगा तो कैसे निकाल लेंगे, ये तो पता है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़े होंगे, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस और x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, यानी कि x का ही ले लीजिए पहले,
x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस टाइप से निकाल लेंगे हम, क्वेश्चन में जो दिया रहेगा। क्लियर है? तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एक क्या हुआ, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हुआ d। ठीक है, तो चलिए इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, और एक लास्ट केस है उसको भी देख ही लेते हैं हम। ठीक है ना, कोई अब केस बचे ना। चलिए यहां पर हम देख लेते हैं केस नंबर 4 देख लेते हैं। केस 4, जब ब्रिज एक दूसरे को अंतः स्पर्श करे, अंतः स्पर्श करे, दैट मीन्स इंटरनली टच, दैट इज इंटरनली टच करे, तब क्या होगा। चलिए, तो अब ये लास्ट केस है, इसके बाद अब कोई केस नहीं बचता यहां से। तो हमने मान लिया एक वृत्त हमारा ये रहा, दूसरा वृत्त हम ले लेते हैं जो इसको अंततः टच कर रहा है। दिख रहा है? चलिए हमने एक वृत्त यहां से ऐसे बना लिया, ये दो वृत्त हो गए। ठीक है, इस बड़े वाले वृत्त का सपोज हमारा सेंटर यहां पर होगा, इसका नाम दे दिया C, और इसका हम इक्वेशन दे दिया बड़े वाले वृत्त का क्या, F1 x1 y1, और छोटे वाले वृत्त का जो हमारा सेंटर होगा कुछ यहां पर होगा, कितना ले ले, C2। ठीक है, C2 का मान कितना ले ले यहां से, x2 y2 अंडरस्टूड है, और इसका हम नाम दे देते हैं इस छोटे वाले वृत्त का, ऐसे करके डॉट 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 ऐसे दिखाते हुए इसका हम इक्वेशन का नाम दे देते हैं क्या, F2 xy। है ना, F2 क्या दे दिया यहाँ पर, xy। दो इक्वेशन हो गया, दोनों के सेंटर की यहाँ पर डिस्टेंस हो गया। अब रेडियस की बात कर ले बच्चों, तो इसका जो रेडियस होगा, इसका रेडियस हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे R2। दिख रहा है ना, ये क्या हुआ R2, यानी कि रेडियस C2 का, और इसका जो रेडियस हो जाएगा, इसका रेडियस कुछ यहां से आएगा, यहां से इस मतलब इसके सीक्वेंस में जो डिस्टेंस होगा ये होगा हमारा R1। है ना, इसका सेंटर हमने मान लिया C इक्वल टू कितना, C1 मान लिया, C1 कितना है x1 y1, और रेडियस इसका हमने मान लिया R1। उसी टाइप से इसका हम मान लेते हैं सेंटर C इक्वल टू x2 y2, सेंटर C इक्वल टू C2 x2 y2, और रेडियस हमने क्या मान लिया इसका हम रेडियस ले लेते हैं R2। तो इस केस में देखिए जो C1 C2 के बीच का डिस्टेंस होगा, C1 C2 के बीच का डिस्टेंस होगा, कैसे निकालेंगे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, C1 से C2 के बीच का डिस्टेंस यदि आपको निकालना होगा, तो हमें क्या करना होगा, इस पूरे डिस्टेंस में से, इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं, इसको मैं यहां लिख रहा हूं, R2 तो भी हो सकता है ना, ये डिस्टेंस कितना हुआ R2 रेडियस। तो यदि हम क्या कर, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं, ये हुआ हमारा R2। तो यदि हम टोटल डिस्टेंस R1 में से इस R2 को माइनस कर देंगे, तो क्या C1 C2 के बीच की दूरी मिल जाएगी। तो यहां से जो कंडीशन होगा C1 C2 इक्वल टू R1 माइनस R2, ये होगा इसका कंडीशन। क्लियर है बच्चों। तो हम यहाँ पर 4 कंडीशन पढ़ चुके वृत्त को लेकर, आई होप कि समझ में आया होगा। ठीक है, अब करना क्या है, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में, जो कि एक नए ग्रुप को फॉर्मेशन किया गया है जिसमें सारे बच्चे ऐड हो चुके हैं, हम उसमें अब सर्किल का क्वेश्चन डाल देंगे, जितने भी सर्किल का क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है आप लोगों के बुक में नहीं दिया हुआ है, जो पुरानी बुक है उसमें क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, तो हम पूरा का पूरा क्वेश्चन इसका डाल देंगे। क्लियर है। आप लोग क्या करिएगा, एक बार फिर से जितना भी प्रीवियस का वीडियो है, 3 थ्योरी का मैं वीडियो करा चुका हूँ, तीनों थ्योरी का वीडियो फिर से देखना है, और असाइनमेंट क्या, जो बुक का क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में हम जब भी मिलेंगे तो अब क्या होगा,
एक एक दिन हम लोग थ्योरी पढ़ते हुए चलेंगे और एक एक दिन पूरा मैथ का सॉल्यूशन लगाते हुए चलेंगे। ठीक है, जो हम प्रीवियस क्लास में बताए थे कि हम एक वीडियो सीरीज लाने वाले हैं जिसमें क्या होगा, प्रत्येक मैथ का क्वेश्चन उसमें इन्वॉल्व रहेगा। क्लियर है ना? तो एक चीज थोड़ा सा इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, इस ए हो चुका है, इसको रफ कर लीजिए। शॉर्ट इंफॉर्मेशन के लिए एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि जो अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो सीरीज आएगा तो उसमें थ्योरी तो चलेगा ही, हम लोग एक क्लास थ्योरी का भी करते चलेंगे और एक क्लास जो जो जितना भी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, सर्किल का, इंटीग्रेशन, जो जो चैप्टर पढ़ेंगे उन सारों का एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे। सपोज जिन बच्चों का प्रॉब्लम आ गया कि सर्किल का चैप्टर 2 में क्वेश्चन नंबर 5 कैसे लगेगा, तो उसको जैसे किसी बच्चों का प्रॉब्लम आ गया, जैसे मैं बोल दूं किसी बच्चों का सपोज करिए क्वेश्चन नंबर 10 में प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, ये बुक हमारा मैथ का है, किसी को 10 में प्रॉब्लम आ गया तो सर्किल का 13.1 चैप्टर का, जैसे चैप्टर कितना है, एक्सरसाइज हमारा है 13.1 का क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 10 जिसको नहीं आ रहा है तो वो क्या करेगा, वो जाकर यूट्यूब पर ये डाल देगा सर्किल चैप्टर 13.1 पूरा का पूरा, इसमें जितना भी क्वेश्चन है सबका सॉल्यूशन मेरे चैनल के वीडियो पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो करना क्या होगा, जितना भी सॉल्यूशन होगा वो दूसरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है ना, जैसे आप यहाँ पर जब यहाँ पर वीडियो चलाइएगा तो नीचे में यहाँ पर DMCET मैथमेटिक्स से करके यहाँ पर नीचे एक वीडियो दिया रहेगा, इसका लोगो दिया रहेगा। जब आप इस पर क्लिक करिएगा तो एक प्लेलिस्ट नाम से खुलेगा और प्लेलिस्ट में जाकर यदि आपको सॉल्यूशन पोर्शन में जाना है सॉल्यूशन में चले जाइए, सॉल्यूशन देखना है तो थ्योरी पोर्शन में आना है तो थ्योरी का भी रहेगा इसमें, एक इसमें रहेगा किसके, थ्योरी के लिए रहेगा, है ना, बीटी बोर्ड मैथ फर्स्ट का थ्योरी, सॉल्यूशन का थ्योरी, इस टाइप से प्लेलिस्ट में सारा टॉपिक बना होगा, तो अब जाके वहां से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। हाँ, लेकिन नेक्स्ट क्लास मिलने से पहले जितना भी सर्किल का जो थ्योरी है सबको देख लेना है। देखने के बाद मैं 1 घंटे के अंदर में भी असाइनमेंट अपलोड कर दूंगा, सारे क्वेश्चन करने हैं इस बुक के, जितने भी क्वेश्चन है, बहुत लोगों के पास ये बुक नहीं होगा तो जितने भी इसके क्वेश्चन है मैं सबको टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसको मैं डाउनलोड के लिए ऑप्शन दे दूंगा और सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूंगा, एक एक क्वेश्चन सारे को सारे सॉल्व करवाऊंगा, तो जिनको जहां पर प्रॉब्लम होगी वो वहां पर आकर देख लेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।